इसी तरह से अब हम हाउसिंग डॉट इन्फो से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा डेटा किस कैटेगरी का है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड से लेकर के हाउस वैल्यू तक सभी डेटा फ्लोट कैटेगरी में। मैं आपको बता दूं, फ्लोट जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी फिर भी न्यूमेरिकल कैटेगरी में आती है। अब जैसे कि ओशियन प्रॉक्सिमिटी है, तो ओशियन प्रॉक्सिमिटी में आप देख सकते हो ये कौन सी कैटेगरी है, ये है ऑब्जेक्ट। यानी कि ओशियन प्रॉक्सिमिटी में कुछ घर हो सकता है जो समुद्र के किनारे होंगे, कुछ घर हो सकता है जो समुद्र से थोड़ी दूर होंगे, तो उन्हें कैटेगरी में डाला गया है कि समुद्र के पास कौन सा है, समुद्र के दूर कौन सा है। तो वो हम ऑब्जेक्ट कैटेगरी में रख रहे हैं, यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं दी गई हैं। यही मैं आपको पिछले वीडियोस में बता रहा था कि हमारे को डेटा को प्रोसेस करना है। डेटा को प्रोसेस करने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम न्यूमेरिकल वैल्यू को समझती हैं। हमें पूरा डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक चैलेंज तो ये होता है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास 20,640 रोज हैं, लेकिन हमारे पास ये फोर्थ वाला जो है टोटल नंबर ऑफ बेडरूम, इसकी सिर्फ 20,433 रोज हैं। यानी कि इसमें बहुत सारा डेटा मिसिंग है। तो मिसिंग डेटा को भी हमें फिल करना है। हम अगर ये डेटा देंगे तो हमारा मॉडल अभी ट्रेन नहीं कर पाएगा। और भी क्या क्या हमारे को डेटा में चीज़ें चेंजेस करने पड़ेंगे हमारे हाउसिंग डेटा में, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि हाउसिंग ओशियन प्रॉक्सिमिटी, ये वाला जो डेटा है हमारा, इस डेटा का वैल्यू काउंट, यानी कि क्या क्या कैटेगरीज हैं इसमें। अभी तो हमने सिर्फ एक ही कैटेगरी देखी थी, वो थी नियर बे। तो हमने इसको जैसे ही रन करा वैसे ही मैं देख पा रहा हूं यहां पर कि इनलैंड इनलैंड इतने नंबर ऑफ हाउसेज हैं, नियर बे इतने नंबर ऑफ हाउसेज हैं, आइलैंड पे इतने नंबर ऑफ हाउसेज हैं, और नियर ओशियन इतने नंबर ऑफ हाउसेज हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो ये हमने उसका वैल्यू काउंट निकाला है। सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है डेटा की पूरी इंफॉर्मेशन ले लेना, तो हमें उसकी थोड़ी मैथमेटिक्स भी करनी है। तो वो हम करेंगे हाउसिंग डॉट डिस्क्राइब इस फंक्शन से। तो जैसे ही मैंने इसे रन करा, आप देख सकते हो कि जो लॉन्गिट्यूड है, जो लैटिट्यूड है, सबसे पहले उनकी काउंटिंग आ रही है कि कितने नंबर ऑफ रोज फुलफिल हैं। तो यहाँ पर जो टोटल बेडरूम वाला जो ये एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट यानी कि जो ये फीचर है, तो इस फीचर में कुछ नंबर ऑफ रोज खाली हैं जो कि हम देख पा रहे हैं। फिर दूसरा है मीन। मीन यानी कि लॉन्गिट्यूड की जितनी रोज हैं उसमें जो जो लॉन्गिट्यूड की वैल्यू है उन सबका मीन क्या है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है लॉन्गिट्यूड की, और लॉन्गिट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। हमें मिनिमम और मैक्सिमम से ये पता चल जाएगा कि कितने लॉन्गिट्यूड में वो हमारा हाउसिंग डेटा स्प्रेड है जिस डेटा पे हम काम कर रहे हैं। फिर हमें 25% मीडियन वैल्यू, 50% मीडियन वैल्यू, 75% मीडियन वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पर इस मैथमेटिक्स की ज़रूरत क्या है, तो यहाँ पर हर एक चीज़ की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, इस मैथमेटिक्स से हमारे को यहाँ पर ये मिलेगा कि जो भी मिसिंग वैल्यूज़ हैं हमारे डेटा में, तो हम उसे मीन से फुलफिल कर सकते हैं, मीडियन से फुलफिल कर सकते हैं, या हम उसे स्टैंडर्ड डेविएशन से फुलफिल कर सकते हैं। तो इस वजह से हमारे को उसकी मैथमेटिक्स का होना, और भी दूसरी कई चीज़ों में, डेटा विजुअलाइजेशन में, डेटा एनालिसिस में ये मैथमेटिक्स काम आती है। तो ये चीज़ हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तो हाउसिंग डॉट डिस्क्राइब ये फंक्शन हमें ये चीज़ देता है। तो जो चीज़ हमने ऐसे विजुअलाइज करी है वैल्यूज़ के फॉर्म में, उसी को हम ग्राफिकल फॉर्म में भी विजुअलाइज कर सकते हैं। ग्राफिकल फॉर्म में विजुअलाइज करने के लिए आप जानते हो आपको क्या चाहिए, मैटप्लॉटलिब चाहिए। तो मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज PLT आपको सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना है। और आप हिस्टोग्राम बनाना चाहते हो हाउसिंग के, तो हाउसिंग वो डेटा है, इस डेटा में जितने भी एट्रीब्यूट हैं, जितने भी फीचर्स हैं, तो उन फीचर्स का ग्राफ बन जाएगा, और फिगर साइज रहेगा 20,15, जिससे कि वो एक ही पेज में ईजिली आ सकें। और PLT डॉट शो ये कमांड देते ही यहाँ पर ग्राफ प्लॉट हो जाएंगे।
तो ये आप कर सकते हो, ये आप देख सकते हो। यहाँ से मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ इन सभी ग्राफ से। किसी की वाई स्केल तो 2500 है, किसी की 1200 है। और ज़रा नीचे देखते हैं, पॉपुलेशन में 8000 प्लस है स्केल। तो मैं यहाँ पर ये देख पा रहा हूँ इसी तरह से जो सबकी एक्स स्केल है, हम यहाँ मीडियन इनकम देख सकते हैं जो कि 0 से 14 दिखा रहा है। वो शायद उनके करेंसी में होगा। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ हाउस वैल्यू मैं देख पा रहा हूँ 0 से लेकर 5 लाख तक है या 50 लाख तक है। तो इस तरह से सबकी स्केल डिफरेंट है। अब डेटा प्रोसेस में हमें ये काम भी करना रहता है कि कई बार डेटा इस तरह से होता है कि कोई सा फीचर अलग स्केल पे, कोई सा फीचर अलग स्केल पे, तो हमें सबकी स्केल सेम करनी रहती है। सबको एक स्टैंडर्ड स्केल देनी पड़ती है जिससे कि जो हमारा मॉडल है वो बेहतर तरीके से ट्रेंड हो पाए। अगर हमारा मॉडल सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं कर पाता है तो फिर उस दो प्रॉब्लम से जूझता है। पहली है ओवर फिटिंग और दूसरी अंडर फिटिंग। वो जब हम मॉडल की ट्रेनिंग करेंगे तब हम उस चीज़ को देखेंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप अब हम ले रहे हैं टेस्ट सेट को क्रिएट करना। सबसे पहले हम टेस्ट सेट को क्यों क्रिएट कर रहे हैं उसका मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। टेस्ट सेट को हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हमें टेस्ट सेट को प्रोसेस नहीं करना है। हमारे को जो भी डेटा रहता है तो उस डेटा को हम पहले दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है हमारा ट्रेनिंग पार्ट और एक होता है हमारा टेस्टिंग पार्ट। तो जो हमारा ट्रेनिंग पार्ट होता है और जो हमारा टेस्टिंग पार्ट होता है, हम सिर्फ ट्रेनिंग डेटा का ही यूज़ करते हैं मॉडल को ट्रेन करने पे। और जो टेस्ट सेट रहता है वो हमारे लिए अनसीन डेटा रहता है। मॉडल के लिए वो ऐसा डेटा रहता है जो मॉडल ने पहले कभी देखा नहीं होता है। तो फिर मॉडल उस पर अपनी एल्गोरिदम जब अप्लाई करता है, मॉडल जब उस पर काम करता है ऐसा डेटा जो उसने पहले देखा नहीं है, तब हमें पता चलता है कि हमारा मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है। हमने मॉडल को ट्रेनिंग तो दे दी, अब वो ट्रेनिंग यानी कि सीन डेटा, यानी कि वो डेटा जिसको हमने यूज़ करा है मॉडल को बनाने में। फिर टेस्ट डेटा, वो डेटा जिसको मॉडल ने पहले कभी देखा ही नहीं है, अब उसे उस पर प्रिडिक्शन या क्लासिफिकेशन करना है। तो उससे पता चलता है कि हमारा मॉडल कितना सही काम कर रहा है। तो हम सिर्फ ट्रेनिंग डेटा को ही प्रोसेस करेंगे, इसलिए हम टेस्ट सेट को पहले ही अलग कर लेते हैं।